प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। गुड आफ्टरनून फ्रेंड, चलिए आज हम जो अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के बारे में कुछ बात कर लें। पिछले दिनों पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की नींद उड़ जाएगी। पीओके की विधानसभा में एक ऐसा प्रस्ताव लाया गया जिसमें भारत के कश्मीर से वहां तक एक कॉरिडोर बनाने की मांग की गई। ये प्रस्ताव भारत के गृह मंत्री अमित शाह के उस प्रस्ताव से मिलता जुलता है जिसमें उन्होंने पीओके तक करतारपुर कॉरिडोर की तर्ज पर एक गलियारा बनाने की बात कही थी। शाह ने करीब एक हफ्ते पहले पीओके में स्थित शारदा पीठ तक एक रास्ता बनाने का भरोसा दिलाया था। उन्होंने कहा था कि भारत सरकार इस दिशा में काम करेगी ताकि श्रद्धालुओं को शारदा पीठ के दर्शन का मौका मिल सके। पीओके की विधानसभा में आए एक प्रस्ताव से पाकिस्तान में खलबली मच गई है। विधानसभा में 29 मार्च को सत्ताधारी तहरीक इंसाफ पीटीआई के जावेद भट्ट की तरफ से प्रस्ताव लाया गया। इस प्रस्ताव में देश की सरकार और पीओके सरकार से सीमा पार रहने वाले कश्मीरियों को एक दूसरे से मिलने का अवसर प्रदान करने की मांग की गई। प्रस्ताव के मुताबिक जिस तरह से करतारपुर कॉरिडोर बनाया गया है उसी तरह से यहाँ पर भी एक कॉरिडोर बनाया जाए ताकि भारत में कश्मीर घाटी यहाँ के लोग एक दूसरे से मिल सके। प्रस्ताव में कहा गया कि 5 अगस्त 2019 से व्यापार भी बंद है और पीओके से कोई भी कश्मीरी भारत के हिस्से वाले कश्मीर में नहीं जा सकता। इस प्रस्ताव में पाकिस्तान के वरिष्ठ राजनीतिकों और रिटायर्ड अधिकारियों में खलबली सी है। भारत में तैनात रहे पाकिस्तान के पूर्व उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने एक वीडियो में इस प्रस्ताव को लेकर कई बातें कही हैं। उनकी माने तो प्रस्ताव से तो लगता है कि पीओके के लोगों को कश्मीर के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है। उनका कहना है कि ऐसे लोगों को एक वर्कशॉप आयोजित करके कश्मीर के मसले के बारे में बताना चाहिए। बासित ने कहा कि जम्मू कश्मीर की स्थिति करतारपुर कॉरिडोर वाले पंजाब से पूरी तरह से अलग है। उनकी माने तो भारत का पंजाब और पाकिस्तान का पंजाब प्रांत दोनों के बीच बंटवारा साफ नजर आता है। दोनों ही प्रांतों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जबकि पाकिस्तान के कश्मीर और जम्मू कश्मीर की स्थिति इससे पूरी तरह से अलग है। पाकिस्तान में कई रिटायर्ड अधिकारी की माने तो कॉरिडोर की बात करना और इसके बारे में प्रस्ताव लाना भारत के दावे को मान्यता देने जैसा है। कई लोग मान रहे हैं कि बेहतर रहता कि अगर कॉरिडोर की जगह भारत के कश्मीर जाने के लिए बस सेवा को फिर से बहाल करने की मांग की जाती। बासित अपने वीडियो में बार बार वही दावे कर रहे हैं कि पाकिस्तान की सरकार ने कई बार कश्मीर पर पहल की है। उन्होंने साल 2005 और 2009 के कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए किए गए उपायों के बारे में कहा। उन्होंने कहा कि भारत कश्मीर मसले को सुलझाने के लिए जरा भी गंभीर नहीं है। शारदा पीठ क्या है और इसकी अहमियत क्या है, इसके बारे में हम कुछ बात करते हैं। शारदा पीठ, जिसे माता शारदा देवी मंदिर के तौर पर भी जानते हैं, उसके दरवाजे भारत के उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में हैं। यह मंदिर बस 500 मीटर दूर पीओके में है। मंदिर नीलम घाटी में है और सन 1947 से ही भारतीय इसके दर्शन से दूर हैं। मार्च 2019 में तत्कालीन पाकिस्तानी पीएम इमरान खान ने भी इस तरह की बात की थी। उन्होंने कहा था कि करतारपुर कॉरिडोर की तर्ज पर हिंदुओं के लिए भी महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों को खोल सकते हैं। इमरान ने शारदा पीठ के अलावा कटासराज मंदिर का भी नाम लिया था। यह मंदिर कश्मीरी पंडितों के लिए काफ़ी पवित्र जगह है। जम्मू कश्मीर के जाने माने प्रोफेसर अयाज रसूल नाजकी पहले भारतीय थे जो साल 2007 में इस मंदिर तक पहुंचे थे। मंदिर पीओके के मुजफ्फराबाद से 160 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव में है। जी, अब हम बात करते हैं रॉ और सऊदी अरब की इंटेलिजेंस के बारे में। सऊदी अरब जो कभी पाकिस्तान का वफादार हुआ करता था, अब उसके लिए ही बड़ी परेशानी बन सकता है। पाकिस्तान हमेशा भारत को एक दुश्मन के तौर पर देखता है। सऊदी अरब वह मुल्क है जो हर बार मुश्किल में फंसे पाकिस्तान की मदद करता है। ऐसे में सऊदी और भारत के बीच हुई एक डील देश के लिए मुसीबत बन सकता है। भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ और सऊदी के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ है। इस समझौते के बाद रॉक को आतंकवाद के खिलाफ बड़ी मदद मिलेगी। इसे एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम करार दिया जा रहा है। कुछ ही दिनों पहले इस समझौते को सऊदी कैबिनेट की मंजूरी मिली है। इस समझौते के बाद सऊदी अरब आतंकवाद की लड़ाई में खाड़ी देशों में भारत का सबसे बड़ा साथी बन जाएगा। सऊदी अरब की कैबिनेट की तरफ से जो मंजूरी दी गई है उससे जुड़ा एक आधिकारिक बयान भी जारी हुआ है। इस बयान के मुताबिक सऊदी सुरक्षा एजेंसी रॉ के साथ मिलकर आतंकवादी घटनाओं, आतंकवाद को मिलने वाली आर्थिक दम पर लगाम कसने की दिशा में काम करेगी। सऊदी गजट की तरफ से इस पूरे समझौते के बारे में आधिकारिक तौर पर जानकारी दी गई है। इस गजट के मुताबिक देश की कैबिनेट, जिसकी अध्यक्षता किंग सलमान ने की थी, उसमें ही इस समझौते को मंजूरी मिली है। यह मीटिंग अब सलाम पैलेस में पिछले दिनों हुई थी। गजट में जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक अल सलाम पैलेस में किंग सलमान की अध्यक्षता में सऊदी कैबिनेट ने आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए देश की मुख्य सुरक्षा एजेंसी
और भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के बीच अपराध और इसका वित्त पोषण रोकने से जुड़े सहयोग समझौते को मंजूरी दी है। पिछले ही दिनों भारत के नए राजदूत सुहेल एजाज खान ने सऊदी अरब के गृह मंत्री प्रिंस अब्दुल अजीज बिन सऊद बिन नायफ बिन अब्दुल अजीज से मुलाकात की थी। इस मीटिंग के बाद ही सऊदी अरब का यह बड़ा फैसला आया है। सऊदी प्रेस एजेंसी ने कहा कि स्वागत समारोह के दौरान आम हित के कई मुद्दों पर चर्चा की गई है। इसी मुलाकात के बाद सऊदी अरब ने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ की तरफ से पहला कदम बढ़ाया है। पाकिस्तान में इस पूरे मामले को लेकर पूरी तरह से खामोशी है, जबकि मुल्क के विशेषज्ञ सऊदी और भारत के बीच इस समझौते को ऐतिहासिक करार दे रहे हैं। उनका कहना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कई मसले हैं, मगर इनसे अलग भारत हमेशा कश्मीर में आतंकवाद के लिए पाकिस्तान को दोषी करार देता है। देश में मौजूद आतंकी संगठनों पर हमेशा भारत का सख्त रुख रहता है। पाकिस्तान के रक्षा विशेषज्ञ मान रहे हैं कि ऐसे में भारत और सऊदी अरब के बीच हुई यह डील काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत हमेशा कहता आया है कि सऊदी अरब में पाकिस्तान के कई आतंकी मौजूद हैं। ऐसे में यह डील वाकई पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका है। वो तो यह भी मानते हैं, इसका मतलब यही हुआ कि भारत और सऊदी अरब अब आतंकवाद के मामले में एक ही दिशा में सोच रहे हैं। पाकिस्तान के रक्षा विशेषज्ञों ने यह भी याद दिलाया कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच एक रक्षा समझौता भी है। पाकिस्तान के हजारों मिलिट्री ऑफिसर, जिनमें सर्विंग और रिटायर्ड दोनों ही शामिल हैं, अभी तक सऊदी अरब में हैं। साथ ही सऊदी की सेनाओं के साथ एक ट्रेनिंग समझौता भी है। ऐसे में समझौता पाकिस्तान के लिए टेंशन की बड़ी वजह है। जानकारों के मुताबिक इससे समझ जाना चाहिए कि पाकिस्तान किस दिशा में जा रहा है। सऊदी अरब के साथ जाना यह बताता है कि खाड़ी के मुसलमान देशों के बीच आपकी अब ज़्यादा हैसियत नहीं बची है। पाकिस्तान में इन दिनों भुखमरी जैसे हालात उत्पन्न हो चुके हैं। हालत ऐसी है कि राशन लेने के लिए लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, यानी कि राशन के आगे जान की कीमत कुछ नहीं है। पाकिस्तान के कराची में शुक्रवार को भी ऐसी स्थिति देखी गई। कराची में राशन बांटने के दौरान भगदड़ मचने से 3 बच्चों सहित 12 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार यह घटना कराची के साइट इलाके में सीमेंस चौरंगी के पास एक फैक्ट्री में हुई। सूत्रों ने बताया कि मृतकों में 3 बच्चे और 6 महिलाएं शामिल हैं। पाकिस्तान स्थित ARY न्यूज़ ने पुष्टि की कारखाने में राशन वितरण के दौरान भगदड़ से मौत हुई। अधिकारियों ने बताया कि भगदड़ की घटना तब हुई जब राशन बांटने के समय कुछ लोगों ने अनजाने में बिजली के तार पर पैर रख दिया, जिसके बाद लोग एक दूसरे को धक्का देकर भागने लगे और इस दौरान कुछ लोग नज़दीकी नाले में गिर गए। अधिकारी ने बताया कि महिलाओं और बच्चों सहित 12 लोग भगदड़ में मारे गए हैं और कई अन्य घायल हुए हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अमीरुल्लाह ने बताया कि शुरुआत में बिजली के तार की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हुई, जिससे वहां अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया और भगदड़ मच गई। उन्होंने बताया भीड़ की वजह से नाले की दीवार ढह गई और उसमें 2 बच्चे व 2 महिलाएं गिर गई। SSP केमरी फिदा हुसैन ने कहा है कि पुलिस ने इस घटना के सिलसिले में फैक्ट्री प्रबंधक और 7 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति फैक्ट्री प्रशासन के सदस्य थे। सिंध के गवर्नर कामरान टेसोरी के कारखाने में भगदड़ के बारे में जानकारी दी गई। गवर्नर ने निर्देश दिया कि घायलों को बेहतर चिकित्सा सुविधा दी जाए। बता दें कि कराची घटना के बाद पाकिस्तान में खाद्यान्न वितरण केंद्रों पर मची भगदड़ में मारे गए लोगों की संख्या कम से कम 22 हो गई है। गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पिछले सप्ताह मुफ्त खाद्यान्न वितरण की योजना शुरू की थी। पाकिस्तान में ही एक और घटना में पाकिस्तान के पेशावर शहर में शुक्रवार को अज्ञात हमलावरों ने एक सिख व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने कहा कि घटना अपराह्न 3 बजे हुई, जब मोटरसाइकिल पर सवार कुछ लोगों ने पेशावर के दीर कॉलोनी इलाके में एक व्यापारी दयाल सिंह पर गोलियां चला दी। उन्होंने कहा कि हमलावर वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गए। पुलिस ने घटनास्थल से 30 बोर के कारतूस बरामद किए हैं। दुकान से CCTV फुटेज प्राप्त कर ली गई है और पुलिस ने हमले की जांच शुरू कर दी है। यह वारदात कराची में अज्ञात हमलावरों द्वारा एक हिंदू डॉक्टर की गोली मारकर हत्या किए जाने के एक दिन बाद हुई है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार की खबर के मुताबिक पिछले हफ्ते सिंध प्रांत में रमज़ान अध्यादेश का कथित रूप से उल्लंघन करने के लिए अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के दुकानदारों पर हमला किया गया था। पेशावर में लगभग 15,000 सिख रहते हैं। ज़्यादातर प्रांतीय राजधानी पेशावर के जोगन शाह में रहते हैं। पेशावर में सिख समुदाय के अधिकांश सदस्य व्यवसाय करते हैं, जबकि कुछ दवा की दुकान चलाते हैं। पिछले साल सितंबर में पेशावर में अज्ञात बंदूकधारियों ने एक प्रसिद्ध सिख हकीम यूनानी चिकित्सक की उनके क्लिनिक के अंदर गोली मारकर हत्या कर दी थी। आइए अब हम एक नए कानून के बारे में बात कर लें। 1 अप्रैल यानी आज से कोई भी ज्वेलर बिना हॉलमार्क टैग के सोना नहीं बेच सकेंगे। अब सोने पर 6 अंकों का कोड दर्ज होगा। इस फैसले के बाद लोगों के मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं।
हॉलमार्क क्या है और ये कौन तय करता है? आप ज्वेलर से जो सोना खरीद रहे हैं वो शुद्ध है या नहीं, इसकी शुद्धता की जांच भारतीय मानक ब्यूरो यानी बीएसआई करती है। यह संस्था सोना, चांदी और दूसरे कीमती धातुओं से बने ज्वेलरी या कलाकृतियों की जांच करता है। अगर धातु शुद्ध है तो इसे एक मार्क दिया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को ही हॉलमार्क कहते हैं। अब भारत सरकार ने आदेश जारी कर कहा है कि बिना हॉलमार्क के सोने की बनी कोई चीज़ नहीं बेच पाएंगे। आखिर हॉलमार्क वाले सोने की जरूरत क्यों पड़ी? भारत दुनिया में सोने का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। पहले नंबर पर चीन है। ऐसे में लोग असली समझकर नकली और कम शुद्धता का सोना न खरीद ले, इसके लिए सोने की हॉलमार्किंग की जा रही है। हॉलमार्क वाले सोने की पहचान करना काफ़ी आसान होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे आधार कार्ड पर 12 अंक का कोड होता है, उसी तरह से सोने पर 6 अंकों का हॉलमार्क कोड होगा। इसे हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी HUID कहते हैं। ये नंबर अल्फ़ा न्यूमरिक यानी कुछ इस तरह से हो सकता है AZ45241। इस नंबर के ज़रिए सोना को ट्रेस हर करके ये पता करना संभव होगा कि कोई सोना कितने कैरेट का है। ग्राहक ज्वेलरी खरीदने से पहले हॉलमार्क की जांच जरूर कर ले। देश भर में सोने पर ट्रेडमार्क देने के लिए 940 सेंटर बनाए गए हैं। हॉलमार्क वाले सोने को किन 4 तरीके से परखना आसान होगा? सोना कठोर धातु होता है। ऐसे में ज्वेलरी बनाने के लिए उसे लचीला बनाना जरूरी है। इसके लिए सोने में दूसरी धातुओं को मिलाया जाता है। जिस ज्वेलरी में जितना सोना होता है वो उतना ही ज़्यादा महंगा होता है। हॉलमार्क कोड जारी होने के बाद कोई ज्वेलरी कितनी असली है या नकली, इस बात की इन 5 तरह से पहचान होगी। BSIS मार्क हर ज्वेलरी पर भारतीय मानक ब्यूरो का ट्रेडमार्क यानी लोगो होगा। कैरेट में प्योरिटी, हर ज्वेलरी की कैरेट या फाइनेंस में प्योरिटी होगी। मान लीजिए सोने पर 22K916 लिखा है, इसका मतलब ये हुआ कि यह 22 कैरेट सोना है और यह 91.6% शुद्ध है। सोने पर 18K750 लिखा है, इसका मतलब ये हुआ कि यह 18 कैरेट सोना है और यह 75% शुद्ध है। सोने पर 14K585 लिखा है, इसका मतलब ये हुआ कि 14 कैरेट सोना है और यह 58.5% शुद्ध है। हॉलमार्क सोने का HUID नंबर डेटा प्राइवेसी के लिहाज से कितना सेफ है? जून 2021 में भारत सरकार ने नकली सोने की बिक्री और आभूषणों की चोरी को रोकने के लिए हॉलमार्किंग को अनिवार्य कर दिया था। सरकार का कहना है कि इसके सही से लागू होने के बाद सोना बेचने वाले छोटे बड़े सभी तरह के ज्वेलर्स ऑटोमेटिकली रजिस्टर्ड हो जाएंगे। उन्होंने कितने सोने की खरीद बिक्री की है, हर चीज़ की जानकारी सरकार के पास होगी। HUID नंबर डेटा प्राइवेसी के लिहाज से भी बेहद सुरक्षित है। BISS केयर ऐप के जरिए ग्राहक सोने की शुद्धता की खुद से जांच कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले यूजर्स को गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करना होगा। इसके बाद ऐप के वेरीफाइड HUID सेक्शन में जाकर यूजर्स इसके बारे में डिटेल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हॉलमार्क नंबर सिर्फ गहनों पर या सोने के बिस्किट और सिक्कों पर भी लगा है। नया हॉलमार्क नंबर सभी सोने से बने ज्वेलरी, बिस्किट और सिक्कों के लिए जारी होंगे। हालांकि ज्वेलर्स उपभोक्ताओं से बिना हॉलमार्क के पुराने सोने के आभूषण, बिस्किट और सिक्के वापस खरीदना जारी रख सकते हैं। सरकार ने यह भी साफ किया कि ग्राहकों के पास से पुरानी योजनाओं वाले हॉलमार्क आभूषण मान्य रहेंगे। लोग अपने पुराने ज्वेलरी को ज्वेलर्स के पास बेच सकते हैं। क्या मैं पुराने सोने पर भी हॉलमार्क लगा पाऊंगा? आम लोग बिना हॉलमार्क वाले अपने पुराने सोने के गहने या सिक्के को किसी भी ज्वेलर के पास बेच सकते हैं। जब वह ज्वेलर इस सोने का नया आभूषण बनाकर कहीं बेचेगा तो उसे हॉलमार्क लगवाना होगा। नए हॉलमार्क नियम का कोई नुकसान भी है और क्या ये नियम चांदी के लिए भी है? नए हॉलमार्क नियम से आम लोगों को कुछ नुकसान नहीं होगा। इससे और फ़ायदा ये होगा कि अब आप हॉलमार्क वाले पुराना सोने को बेचने जाएंगे तो ज्वेलर इसे बिना कटौती के उस वक्त के कीमत पर खरीदेगा। हॉलमार्क का नया नियम फिलहाल सिर्फ सोना के लिए है, ये चांदी के लिए नहीं है। मेकिंग चार्ज पर इसका क्या असर पड़ेगा? नए नियम को लागू होने के बाद मेकिंग चार्ज पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये पहले की तरह ही लगता रहेगा। आप हॉलमार्क वाला सोना या ज्वेलरी बेचने जाएंगे तो अब ज्वेलर इसमें कटौती नहीं कर सकेगा और सिर्फ आपसे मेकिंग चार्ज ही लेगा। नियम तोड़ने वालों को क्या सज़ा मिलेगी? नए नियम को तोड़ने वाले ज्वेलर्स को ज्वेलरी की कीमत से 5 गुना ज़्यादा जुर्माना देना होगा। इसके अलावा 1 साल की कैद हो सकती है या दोनों हो सकते हैं। हॉलमार्क के लिए कैसे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं? कोई भी सोने का मैन्युफैक्चरर, होलसेलर और रिटेलर जो सोना या सोने की ज्वेलरी को खरीदता बेचता है, वे भारतीय मानक ब्यूरो में रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। इन 5 स्टेपों को फॉलो करके ज्वेलर्स रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। ज्वेलर्स को सबसे पहले BIS की वेबसाइट www.manakonline.in पर विजिट करना होगा। इसके बाद वेबसाइट पर हॉलमार्किंग के ऑप्शन को सिलेक्ट करें। लॉगिन करके अपना मेंबर ID क्रिएट कर लें। यूज़र ID और पासवर्ड मेल और फ़ोन नंबर पर भेजा जाता है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर डिटेल जानकारी भरकर हॉलमार्किंग के लिए आवेदन कर सकते हैं।
आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं आपसे कल नई खबरों के साथ। धन्यवाद।